हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूं और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और वही जो आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। और कुछ प्रश्न मैंने यहां पर एग्जाम्पलर से भी ले रखा है, तो वो भी प्रश्न आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने प्रश्नों को एक एक करके डिटेल डिस्कशन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी में अकोषरुकी है शिवाय इसके। तो भाई इसमें पूछ रखा है आपसे कि अकोषरुकी कौन से हैं इसमें से, ठीक है, कौन से नहीं है इसमें से, ये पूछ रखा है। तो देखो, घोंगा हो जाता है, केकड़ा है, झींगा है या फिर कोई नहीं है। तो भाई इसमें जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो कोई नहीं देखने को मिलता है, कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे देख लो आपके अकोषरुकी हैं, लेकिन यहाँ पूछा था कौन सा नहीं है। तो भाई यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर हैं, तीनों के तीनों अकोषरुकी की हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं कि कोषरुकी और अकोषरुकी होते क्या है भाई। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोषरुकी मतलब कि वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो कोषरुकी मतलब होता है वर्टिब्रेट्स। तो देखो, जिसमें कि आपका बैकबोन प्रेजेंट रहेगा, तो बैकबोन जिसमें प्रेजेंट रहता है, बैकबोन जिसमें प्रेजेंट रहता है उसे कोषरुकी कहा जाता है। तो जितने भी बैकबोन जिसमें प्रेजेंट रहेंगे सभी को कोषरुकी वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और अकोषरुकी क्या होता है, तो इनवर्टिब्रेट्स होता है, इनवर्टिब्रेट्स होता है, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें कि आपका बैकबोन प्रेजेंट ना हो, बैकबोन प्रेजेंट न हो, उसे इनवर्टिब्रेट्स अकोषरुकी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि इतना समझ गए होंगे कि कोषरुकी कौन सा होता है और अकोषरुकी इनवर्टिब्रेट्स को क्या होता है। तो बैकबोन प्रेजेंट रहे तो कोषरुकी, और इनवर्टिब्रेट्स जिसमें कि बैकबोन प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, तो बैकबोन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। कवक हमेशा होता है, तो भाई कवक हमेशा क्या होता है, स्वपोषी, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि आपका परपोषी इसे कहते हैं, परपोषी, परपोषी। तो कवक हमेशा होता है स्वपोषी, हेट्रोट्रॉपिक, परपोषी या परजीवी, जिसे कि मिक्सोट्रॉप्स कहा जाता है, मिक्सोट्रॉप्स भी कहा जाता है, मिक्सोट्रॉप्स भी कहा जाता है या मिश्रित पोषी भी कहा जाता है, या एक से अधिक। तो देखो भाई, कवक जो होते हैं आपके, कवक वो क्या होते हैं हमेशा, तो कवक जो होता है वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक होता है। मैं यहाँ पर आपको पोषण के बारे में बता देता हूँ भाई, न्यूट्रिशन के बारे में बता देता हूँ। और पोषण जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तो पोषण 3 टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया था TRE 3 में, ठीक है। तो पोषण 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देख लो आप लोग। पहला तो याद रख लेना, स्वपोषी, स्वपोषी। दूसरा हो जाता है परपोषी, क्या होता है, तो परपोषी, स्वपोषी, परपोषी। और थर्ड हो जाता है वही, वो आपका हो जाता है मिश्रित पोषी, क्या होता है, तो मिश्रित पोषी, मिश्रित पोषी, मिश्रित पोषी, मिक्सोट्रॉप्स जिसे कहते हो, ठीक है। तो स्वपोषी में क्या हो जाते हैं, तो स्वपोषी से एक बात आप लोग याद रख लेना, इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधा जितना भी होता है वो सभी किस में आता है, तो स्वपोषी में आता है। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि स्वपोषी में आते हैं। और वो बैक्टीरिया में फॉर एग्जाम्पल आप लोग साइनो बैक्टीरिया को मान सकते हो, साइनो बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि आपके स्वपोषी में आते हैं, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया। तो ये सभी स्वपोषी होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपना भोजन जो है खुद बना लेते हैं, इसीलिए स्वपोषी ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो हैं सच है साइनो बैक्टीरिया, वो सभी स्वपोषी आते हैं। परपोषी में क्या आएंगे भाई, तो परपोषी में कवक फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान सकते हो कि कवक जो है आपके परपोषी में आते हैं। और इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल जो है भाई वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये लोग दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आप तो नाम से ही क्लियर हो रहे होंगे, परपोषी मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, परपोषी तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्यों, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये क्या करते हैं, तो ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। मिश्रित पोषी से आपकी TRE 3 में एग्जाम में पूछा गया था। देखो, मिश्रित पोषी का मतलब क्या हुआ भाई, मिक्सोट्रॉप्स। तो
मिश्रित पोषी से ही आपको समझ आना चाहिए। मिश्रित मतलब कि इसमें आपका जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों का लक्षण मौजूद है, स्वपोषी और परपोषी दोनों का लक्षण मौजूद है, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉप्स मिश्रित पोषी कहा जाता है। नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें देखो पहली बात तो कि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ ये दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं, अपने भोजन पर, दूसरे पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। तो देखो मिश्रित पोषी में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो ये अपना भोजन बना लेते हैं खुद से, और ये दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो ये दोनों तरह से अपने नीड को पूरा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित पोषी कहा जाता है। और मिश्रित पोषी में एग्जाम्पल में आप लोग क्या ले लोगे, तो एग्जाम्पल में याद रख लेना कि यूग्लिना जो होते हैं वो मिश्रित पोषी के एग्जाम्पल होते हैं। यूग्लिना जो होते हैं वो मिश्रित पोषी का एग्जाम्पल है। कीटभक्षी पौधा, ये पूछा गया था आपसे कि कीटभक्षी पौधा किसमें आता है, तो कीटभक्षी पौधा भाई ये मिश्रित पोषी है। क्या है, तो कीटभक्षी पौधा जो है मिश्रित पोषी है, स्वपोषी और परपोषी दोनों का लक्षण है इसमें। अब कीटभक्षी पौधा में याद रख लीजिएगा जो कुछ एग्जाम्पल आप लोग, तो नेफेंथिस को याद रख लीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधा में फर्स्ट आप लोग याद रख लोगे किसे, तो नेफेंथिस को याद रख लेना। किसको, तो नेफेंथिस को याद रख लेना, ठीक है, नेफेंथिस को याद रख लेना। उसके बाद एक याद रख लेना आप लोग डायोनिया को याद रख लेना, डायोनिया, और एक याद रख लेना यूट्रिकुलेरिया को, यूट्रिकुलेरिया को याद रख लेना, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी कीटभक्षी पौधे के एग्जाम्पल हैं। और कीटभक्षी पौधा क्यों खाते हैं कीड़ा को, तो ये बात भी ध्यान रख लेना कि नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये लोग कीड़े को खाते हैं, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधा कीड़े या फिर चूहे को क्यों खाते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए ये लोग कीड़े को खाते हैं या चूहे को खाते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों का ये यहाँ पर क्लियर हो रखा होगा। अब इससे जो भी प्रश्न आएगा आपका छूटने वाला नहीं है, इसका मैं गारंटी आपको दे देता हूं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइकेन दो जीवित जीवों का सहजीवी संघ माना जाता है। तो भाई लाइकेन दो जीवित संघों का सहजीवी जीव माना जाता है, इसमें कौन से जीव शामिल है, तो भाई इसमें कौन से जीव इंक्लूडेड हैं बता दो आप लोग। शैवाल और बैक्टीरिया तो नहीं है भाई, शैवाल और कवक जो है लाइकेन का, ये लाइकेन किससे बना होता है मिलकर के, तो शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है लाइकेन, शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन होता है। तो अब ये तो आंसर आप लोग बता दोगे कि शैवाल और कवक से लाइकेन बना होता है, बट यार एग्जाम में प्रश्न तो बस यही नहीं ना पूछा जाएगा कि लाइकेन किससे बना होता है, शैवाल और कवक से, ये तो इजीली बता दिए, लेकिन प्रश्न तो ये नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न तो और भी पूछा जा सकता है। तो अब क्या पूछा जा सकता है ये भी देख लो। तो पहला बात तो यही याद रख लेना कि लाइकेन जो बना होता है वो किससे, तो शैवाल और कवक से बना होता है, शैवाल और कवक से बना हुआ होता है। ये तो यार एकदम छोटा सा प्रश्न था जो कि सभी इसको डील कर लेंगे। अब देखो प्रश्न आता क्या है, यहां पर देखना है। देखो अगर पूछ ले आपसे कि शैवाल के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ आप लोग, तो भाई इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और अगर आपसे वहीं पूछ ले कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ आप लोग, तो भाई कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। तो लॉजी का मतलब तो होता है स्टडी, ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी, और कवक और शैवाल का अध्ययन है तो फाइको और माइको, फाइकोलॉजी माइकोलॉजी, ये शैवाल और कवक का अध्ययन कहलाता है, स्टडी कहलाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भाई कि लाइकेन जो होते हैं ये किस गैस के सूचक हैं, तो याद रख लेना ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सूचक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सूचक हैं, सूचक। तो लाइकेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सूचक हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन याद आप लोगों को यह भी रखना है कि चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, चट्टान पर पाए जाने वाले लाइकेन, तो चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टान पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो याद रख लेना भाई क्रिस्टोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टोस कहा जाता है, क्रिस्टोस। चट्टान पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्रिस्टोस कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि पेड़ पौधा पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, पेड़ पौधा पर पाए जाने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रख लें फोलिओज कहा जाता है, फोलिओज क्या कहा जाता है, तो फोलिओज कहा जाता है, फोलिओज कहा जाता है। तो वही अब लाइकेन से जो भी प्रश्न आएंगे तो बस यहीं से आप लोगों को मिल जाना है। तो लाइकेन
के बारे में मैंने यहाँ पर डील कर रखा है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिए। और लाइकेन एक इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है कि किसका सूचक है लाइकेन, तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूचक है लाइकेन, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। मनुष्य संघ से संबंधित है, तो पूछ रखा है कि मनुष्य किस संघ से संबंधित है। हम लोग जो मनुष्य हैं भाई वो किस संघ से संबंधित है, मोलस्का, क्रोडेटा, पोरीफेरा, कोई नहीं, तो भाई ये क्रोडेटा संघ से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्रोडेटा संघ से और भी कुछ कुछ संबंधित होते हैं, जैसे कि एब्स आते हैं, जो आपके पक्षी आते हैं, पक्षी, ये सभी क्रोडेटा संघ से संबंधित होते हैं। आपके जितने भी ये मीन मतलब कि पीशेस, मछलियां जो आती है, ये सभी क्रोडेटा संघ से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्रोडेटा ये क्लास, क्रोडेटा इसमें एक क्लास होता है भाई, उससे वो संबंधित होते हैं आपके एब्स, मीन, और ये आपका जो मैमल्स आता है, सभी मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स जो सभी स्तनधारी होते हैं, ये सभी भी आपके क्रोडेटा संघ से ही संबंधित होते हैं। और भाई मैमल्स का तो आप लोग जानते ही हो कि मैमल्स क्या होते हैं, तो जिनके कान बाहर होते हैं, जिनके शरीर पे बाल होता है, जिनका क्या कहते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और साथ में यार उनके जो होते हैं क्या वो कहते हैं उनको, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये सभी आपके मैमल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैमल्स के लक्षण हो जाते हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं मैमल के। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो कौन सा मैमल्स है जो कि अंडा देता है, तो अंडा देने वाला मैमल्स कौन सा है बताओ तो, अंडा देने वाला मैमल कौन सा है, अंडा देता है। देखो सभी मैमल तो क्या देते हैं, तो सभी मैमल बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एक ऐसा मैमल है जो कि अंडा को जन्म देता है, वो क्या है, तो भाई याद रख लेना, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है, स्तनधारी है, जो कि अंडा देता है। प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडा देता है, याद रख लीजिएगा प्लेटिपस को। ठीक है, प्रोटीन से बनी वायरस का बाहरी आवरण कहलाता है, तो प्रोटीन से बनी वायरस का बाहरी आवरण कैप्सिड, वेरिन, वायरॉइड, कोई नहीं, तो प्रोटीन से बनी वायरस का बाहरी आवरण कहलाता है। तो देखो ये जो वायरस का बाहरी आवरण जो बना हुआ रहता है भाई, तो उसे कैप्सिड कहा जाता है। वायरस का जो बाहरी आवरण जो प्रोटीन से बना होता है उसे कैप्सिड कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, कैप्सिड कहा जाता है। और वायरस के बारे में एक बात आप लोग जरूर याद रख लेंगे कि इसमें जो आपका डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रह सकता है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रह सकता है वायरस में। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस कौन सा है, तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस अर्बो वायरस नहीं है भाई, वेरोमिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज है। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस कौन सा है, तो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस कौन सा है, तो आपका बैक्टीरियोफेज है। और इसी वजह से जो है गंगा का पानी कभी भी वो क्या कहते हैं गंदा नहीं होता है। तो गंगा का जल क्या होता है, हमेशा शुद्ध रहता है। गंगा का जल जो हमेशा शुद्ध रहता है भाई, प्योर रहता है, ये इसी के वजह से बैक्टीरियोफेज के वजह से ही शुद्ध रहता है, क्योंकि उसमें जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो जीवाणु को खा जाता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, इसीलिए जो है गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। ठीक है, और एक बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी रनिंग वाटर होते हैं वो सभी शुद्ध होते हैं। रनिंग वाटर जितने भी हो सकते हैं वो शुद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो वो शुद्ध खुद से कर सकते हैं अपने जल को। तो जितने भी रनिंग वाटर होते हैं वो सभी सेल्फ प्योरिफिकेशन की प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए वो लोग खुद शुद्ध हो सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चीज को ज्यादातर सराते जो हैं वो आपके बैक्टीरिया और फंगस सराते हैं, बैक्टीरिया और फंगस सराते हैं किसी भी चीज को ज्यादा। ठीक है, तो किसी भी चीज को सराने का काम बैक्टीरिया और फंगी का है, और जब बैक्टीरिया और फंगी ही खत्म हो जाएगा कहीं से तो फिर वो चीज सरेगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर सराता कौन है, सराने का काम जो है आपके बैक्टीरिया और फंगी का है। ठीक है, तो इसीलिए गंगा का जल हमेशा जो शुद्ध रहता है वो बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है सभी बैक्टीरिया को खा जाते हैं जो कि गंगा के जल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए गंगा का जल हमेशा शुद्ध रहता है और कभी सड़ता नहीं है। आप ऐसे नॉर्मल वाटर को लोगे ना तो नॉर्मल वाटर कुछ दिन के बाद वो सड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो गंगा का जल है वो कभी भी सड़ता नहीं है, इसी बैक्टीरियोफेज की वजह से, ध्यान में रख लीजिएगा। जिन है, तो भाई जिन क्या है, डीएनए या आरएनए, ये वो वाला जिन नहीं है जो कि भूत वाला जिन मान के रहते हो यार, वो वाला जिन नहीं है। डीएनए या आरएनए का एक कार्यात्मक खंड है, डीएनए, आरएनए और हिस्टीन का खंड है, डीएनए और हिस्टीन का एक खंड है।
तो भाई ये एक से अधिक है, क्या है? तो जिन जो है वो है डीएनए आरएनए का एक कार्यात्मक खंड है। डीएनए और आरएनए का ये एक कार्यात्मक खंड है, ठीक है। और ये जितने भी जिन होते हैं भाई, जिन तो कितने जिन होते हैं आपके मनुष्य के शरीर में, कितने जिन होते हैं जरा बता दो तो आप लोग, मनुष्य के शरीर में कितने जिन होते हैं बताओ जल्दी से। तो भाई याद रख लेना, मनुष्य के शरीर में 30,000 जिन होते हैं, ठीक है। तो 30,000 जिन होते हैं मनुष्य के शरीर में। अगर आपसे पूछ ले कि क्रोमोजोम कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में, क्रोमोजोम, तो भाई याद रख लेना क्रोमोजोम 46 होते हैं टोटल। कितने क्रोमोजोम होते हैं शरीर में? तो 46 होते हैं, मतलब कि 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोजोम होते हैं मनुष्य के शरीर में। और जब भी कोई एक बेबी होने वाला रहता है, जब भी किसी का संतान होता है, तो उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण जाते हैं, ठीक है। माता और पिता दोनों के लक्षण जाते हैं उसके बच्चों में। माता से जो है 23 लक्षण क्रोमोजोम जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी का बच्चा होने वाला है, बेबी होने वाला है, तो माता से 23 क्रोमोजोम जाते हैं और उसके पिता से भी 23 क्रोमोजोम जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो है बच्चे में लक्षण आता है। और जीन के वजह से आप लोग एक चीज नोटिस करते हो कि किसी बच्चे का जो है बाल घुंघरेला है, किसी की आंख नशीली है, आंख अच्छा है, किसी का फेस अच्छा है, किसी का बाल अच्छा है। तो सभी जो ये सभी ऑल दोज थिंग्स जो जाते हैं बच्चों में, वो जीन की वजह से जाता है। जो कैरेक्टर जो जाते हैं भाई, वो जीन की वजह से जाते हैं। बाल वाल आंख फांक जो देखते हो, किसी का अच्छा है किसी का खराब है, तो ये जीन की वजह से जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा आप लोग। HCl किसके द्वारा स्रावित होता है? तो भाई HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? जाइमोजन कोशिका, पेप्टिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका। तो एक बात याद रख लेना कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जब मनुष्य खाना खाता है भाई, तो हमारे जो वो खाना में जो होता है बैक्टीरिया, वो चला जाता है। हालांकि हमारे लार में जो है लाइसोजाइम बैक्टीरिया, लाइसोजाइम ये एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है लार में, जो कि आपके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरिया को क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया को मार देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बट फिर भी कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारे पेट में चले जाते हैं। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाना से जो बैक्टीरिया जाता है, तो लार में हमारा लाइसोजाइम तो है एंजाइम, और वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। बट फिर भी कुछ एंजाइम, कुछ बैक्टीरिया इतने ढीठ होते हैं कि वो पेट में चले जाते हैं। तो भाई HCl कहता है कि लो तुम भी आ ही गए हो, तो लो तुम भी आ ही जाओ, ठीक है। तो HCl जब वहां चला जाता है पेट में, तो पेट में जो होता है ऑक्जेंटिक कोशिका होता है, ऑक्जेंटिक कोशिका जो कि जठर रस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जठर रस को प्रोड्यूस करता है और ये HCl को प्रोड्यूस करता है, और वो खाने के जो बैक्टीरिया है उसे मार देता है आपके अमाशय में, ठीक ना। अमाशय में क्या करता है? तो खाना का जो बैक्टीरिया होता है उसे मार देता है आपका, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। जिस तरह साइटोप्लाज्म के विभाजन को साइटोकिनेसिस कहा जाता है, इस तरह केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। तो भाई जब सेल के विभाजन को कहा जाता है साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्म के विभाजन या सेल के विभाजन को साइटोकिनेसिस कहा जाता है, तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक के विभाजन को समसूत्रण नहीं, अर्धसूत्री विभाजन नहीं, कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कैरियोकिनेसिस कहा जाता है आपके केंद्रक के विभाजन को। जब भी आपको कैरियो दिख ले, तो कैरियो से आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। कैरियो का मतलब हो जाता है केंद्रक, ठीक है। और जब केंद्रक का विभाजन पूछा तो कैरियोकिनेसिस याद रख लेना है आपको। तो कैरियोकिनेसिस है केंद्रक के विभाजन से ध्यान में रखना है। ATP को बनाने वाला अंग है। तो भाई ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पहले तो यही याद रख लेना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये होता है आपका ATP का फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ADP को बनाने वाला अंग कौन है? माइक्रोबॉडी नहीं है, केंद्रक नहीं है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP को बनाने वाला अंग है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ध्यान में रख लेना है आपको। तो भाई हमारा जो आज का प्रश्न था वो खत्म हो गया है यहाँ पर, और मैं इसी तरह से आपके लिए बायोलॉजी के प्रश्न और मिक्स्ड सीरीज जो लेकर के आता हूँ वो लेकर के आता रहूंगा। तो आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना। अगर अच्छा लगा हो तो बताना इस सेशन को, आगे मैं और भी सेशन इसी तरह से कंटिन्यू कराऊंगा। आज जो है थोड़ा कम क्वेश्चन था, क्योंकि आज जो है हम बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास में थे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए एग्जाम्पलर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सेलेक्टेड क्वेश्चन बायोलॉजी के लेकर के आया करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।